गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए हम एशिया वाला जो फर्स्ट पेपर है उसको हमने स्टार्ट किया था और 2 क्लासेस हमारी एशिया के जनरल इंट्रोडक्शन के ऊपर हुई थी। आज हम एशिया के उच्चावच की बात करेंगे, रिलीफ की बात करेंगे, धरातल की बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। ये आपको पता ही है कि एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर हम लैंड एरिया और पॉपुलेशन दोनों की बात करें तो एशिया जो है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है और इतने विस्तृत, इतने बड़े क्षेत्र में फैले हुए इस महाद्वीप में बहुत विविध प्रकार के धरातलीय स्वरूप पाए जाते हैं। इन धरातलीय स्वरूपों की अपनी अपनी विशेषताएं भी होती है। अगर हम उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि यहाँ पर एक और जहाँ पर विश्व की सबसे प्राचीनतम निर्मित चट्टानें भी हैं जो कि अंकारा लैंड भूखंड और अरब पठार के आसपास है, इस प्रकार का धरातलीय स्वरूप है। दूसरी तरफ नवीनतम चट्टानें भी हैं जो बहुत बाद में जिनका निर्माण हुआ है और उससे अनेक पर्वत श्रेणियाँ भी बनी हैं, नदियों की घाटियाँ भी बनी हैं और मैदान भी हैं। मतलब यहाँ पे बहुत वैरायटी में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और समुद्र तटों पे बहुत सारे यहाँ पे द्वीप समूह भी हैं, वो भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है, रिलीफ का एस्पेक्ट है। यहाँ पर सबसे उपजाऊ नदियों के मैदान भी हैं, यहाँ पर बड़े बड़े पठार भी हैं, यहाँ पर मरुस्थल भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें अपने आप में ही बहुत सारी डाइवर्शंस हैं, बहुत सारे विभिन्न तत्व इसमें समाहित हैं। अगर हम मध्य एशिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं उनका केंद्र पामीर की गांठ है, जिसको हम नॉट ऑफ पामीर कहते हैं। ये एक ऐसी एक गांठ है जिससे सारी हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं और इसको हम क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को हम कहते हैं दुनिया की छत। क्यों कहते हैं दुनिया की छत? क्योंकि ये सबसे ऊंचा फ्लैट लैंड है, इसलिए हम इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इसके पश्चिमी भाग में और दक्षिणी पश्चिम तक यहाँ से श्रेणियाँ फैली हुई हैं। यहाँ पे आर्मीनिया की गांठ एक विशिष्ट स्थिति रखती है और पामीर की गांठ के उत्तर पूर्व में अल्टाई पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं। तो ये एक पामीर की गांठ से निकलने वाला ये एक जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ बहुत विशाल सीरीज़ है, इसका एक्सटेंशन बहुत लंबे एरिया में है। साथ ही साथ यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ भी इसी क्रम से में पाई जाती है। अगर हम धरातल की और भी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर बहुत विस्तृत उपजाऊ नदियों के मैदान हैं और ये माना जाता है कि हमारी जो सभ्यता का विकास हुआ वो इन्हीं नदी घाटियों में हुआ। और यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ भी हैं जिनके मैदान मिलते हैं, पर कुछ इस तरह के मैदान हैं जिसमें हम ये मानते हैं कि जैसे उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, गंगा यमुना सिंधु नदियों का ये जो क्षेत्र है, ये विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इस एरिया की बहुत अच्छी है और नदियों से यहाँ पे जल बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। तो ये एक अच्छा मैदानी क्षेत्र जो है वो इस क्षेत्र में पाया जाता है। अगर हम पूरब की ओर चीन की बात करें तो चीन में एक बहुत बड़ा मैदान है जिसको हम होंगहो नदी का मैदान कहते हैं। और प्रतिवर्ष यहाँ पे क्या होता है, बारिश के मौसम में जब नदी में बाढ़ आती है तो इस क्षेत्र में फिर नई मिट्टी बिछ जाती है और ये जो क्षेत्र है ये अत्यंत उपजाऊ अवस्था में हमारे सामने है। एक तरह से नेचुरल वे में ही यहाँ की मिट्टियाँ बदलने से क्या होता है कि उसकी उत्पादकता अच्छी रहती है। पश्चिम की ओर इराक और मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र है, ये दजला और फरात नदियाँ जो हैं उनसे निर्मित भी एक अच्छा मैदानी क्षेत्र यहाँ पर है।
एशिया के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण भाग में अरब और भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ये जो हम ये मानते हैं कि ये जो पठारीय भाग है, यहाँ की चट्टानें सबसे ज़्यादा प्राचीन है, और ये भी माना जाता है कि इन चट्टानों का जो निर्माण हुआ वो पृथ्वी के निर्माण के साथ ही हुआ। उसकी उत्पत्ति एक तरह से पृथ्वी के साथ ही उसकी उत्पत्ति हो गई थी, इसलिए हम इसको विश्व के सबसे प्राचीनतम पठारों में मानते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसमें अभी तक कोई ऐसा निर्माण काल के बाद से कोई ऐसा बहुत बड़ा परिवर्तन या विजिबल परिवर्तन भी यहाँ पर नहीं हुआ है। हम महाद्वीप के उत्तर में स्थित अगर विशाल निचली भूमि की बात करें तो यहाँ आर्कटिक सागर के निकट बहुत ही मंद ढाल वाले दलदल भी पाए जाते हैं। ये जो निचली भूमि है ये साइबेरिया के मैदान तक फैली हुई है। मतलब अगर हम एशिया के उत्तरी भाग की बात करें तो वहाँ पर इस प्रकार का हिस्सा भी फैला हुआ है। और इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदियाँ हैं ओब, येनिसी और लीना, ये जो इन नदियों का बेसिन है वहाँ पे इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। मैं स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जहाँ जहाँ पर हम अलग अलग तरह के नाम लेते हैं, चाहे मैंने आपको प्रायद्वीपीय पठार कहा, चाहे अरब का पठार कहा, ओब, येनिसी, लीना, दजला, फरात, इतनी सारी नदियों का जिक्र किया, तो आपके लिए एक बेटर स्थिति क्या रहेगी कि जब भी आप इन चीज़ों को पढ़ें तो आप अपने सामने एशिया का पॉलिटिकल एंड फिज़िकल मैप रखें, और साथ ही साथ इन जगहों की अगर आप स्थिति देखते जाएंगे तो आपको चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी, और हमें ये भी आइडिया हो जाएगा कि मैप पे इनकी लोकेशन कहाँ है। उसका क्या फ़ायदा होगा कि जब हम मैप के लिए कुछ तैयारी करेंगे तो हमारा काफ़ी पार्ट जो है वो इसमें कवर हो चुका होगा। तो ये इस प्रकार का क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है। अगर हम एक और यहाँ की धरातलीय विशेषता की बात करें तो अगर आप एशिया का मानचित्र खोलेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसके पूरब और दक्षिण पूरब में बड़ी द्वीपमालाओं की श्रृंखला फैली हुई है। दक्षिण पूरब में और अगर आप पूर्वी द्वीप समूह की बात करें तो उसमें छोटे छोटे अनेक द्वीप पाए जाते हैं। और आपको ये जान के शायद यकीन नहीं होगा कि इस क्षेत्र में फिलिपाइन द्वीप समूह के क्षेत्र में ही 7100 द्वीप विद्यमान हैं। छोटे 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 बहुत बड़ी संख्या में ये द्वीप विद्यमान हैं। और हम ये देख सकते हैं कि हमने कितनी डाइवर्सिटीज़ की बात कर ली। हमने इन क्षेत्रों में सभी प्रकार की विभिन्नताओं की बात की कि यहाँ पे कितनी विभिन्नताएं इस प्रकार से पाई जाती है। अब अगर हम इसे धरातलीय क्षेत्रों में बांटें या उच्चावच के आधार पर हम इसको बांटें, इसके रिलीफ की चर्चा करें, तो एशिया में मुख्य रूप से हम इसे इन सब आधारों पर 5 समूह में बांटते हैं। पहला जो है मध्यवर्ती पर्वत क्रम, जिसको हम कहते हैं जो पामीर की गांठ से निकल के दोनों तरफ फैला हुआ है। नदियों के मैदान, इसके अतिरिक्त दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी निचली भूमि, और जो द्वीप समूह के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें मेन जो 5 यहाँ पर रिलीफ या 5 यहाँ पर इस प्रकार के क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट डिवीज़न के में पाए जाते हैं। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे मध्यवर्ती पर्वत क्रम और पठार का। उसको क्या कहते हैं हम? सेंट्रल माउंटेन एंड प्लेटू सिस्टम। हम इसकी चर्चा करेंगे तो हम ये देखेंगे कि विश्व का सबसे विशाल जो ये महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, अगर यहाँ अपनी धरातलीय विशेषताओं की इसकी बात करें तो ये अपने आप में एक बहुत स्पेशल महाद्वीप है। इसके मध्यम क्रम में ये फैली हुई पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कि करीब करीब अगर हम एशिया का लैंड एरिया देखें तो करीब करीब 20% हिस्सा इन्होंने कवर कर रखा है। अगर हम वैसे विस्तार की बात करें तो 78 लाख वर्ग किलोमीटर भाग पर ये फैला हुआ है। यह पर्वत क्रम जो है ये टर्की से प्रारंभ होकर और ईस्ट की तरफ अगर हम जाएंगे चीन और उत्तर पूर्व में बेरिंग सागर तक इसका एक्सटेंशन है, इसका विस्तार है। इस पूरे क्रम में
ये जो इतना बड़ा क्रम है, इसमें अनेक उच्च पर्वत भी हैं और पठार भी हैं। इस क्रम में जो पर्वत श्रेणियां हैं उनकी सामान्य ऊंचाई की बात करते हैं हम, तो 1000 मीटर से लेकर जो सबसे ऊंचा पर्वत है एवरेस्ट, वो 8848 मीटर्स तक। मतलब आप इनकी वैरायटी, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी अलग अलग यहाँ पे छोटी बड़ी सब तरह की मिक्स रूप में पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है। 1000 मीटर से लेकर 8848 मीटर तक की ऊंचाई के पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर पाई जाती है। और ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनका केंद्र भी कह सकते हैं हम उसे, और यहाँ से इनका प्रारंभ होता है, उसको हम पामीर की गांठ कहते हैं, जो दुनिया की छत कहलाती है। अगर हम पामीर की गांठ से निकलने वाली पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो इसको हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं कि उत्तर पश्चिम की ओर हिंदू कुश और एल्बुर्ज, और एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी आर्मेनिया की गांठ पर जाकर समाप्त हो जाती है। फिर दूसरा, उत्तर दक्षिण की ओर अगर हम देखें तो गिलगिट, सुलेमान, किर्थर और जैग्रोस, ये प्रमुख श्रेणियां हैं। और ये जो जैग्रोस पर्वत श्रेणी है, ये पामीर की गांठ पे समाप्त हो जाती है। तीसरी, हम अगर पश्चिम की बात करें तो इसमें उत्तर और दक्षिण पर्वत श्रेणियाँ और एल्बुर्ज और जैग्रोस पर्वत के मध्य का जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक पठार पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ईरान का पठार, वो यहाँ पर स्थित है। फिर आर्मेनिया के गांठ के पश्चिम की ओर 2 पर्वत श्रेणियाँ उत्तर और दक्षिण में फैली हुई हैं। जो उत्तर की श्रेणी है उसको हम कहते हैं पोंटिंग श्रेणी, और जो दक्षिण की श्रेणी है उसे हम कहते हैं टॉरस श्रेणी। तो ये इस प्रकार से फैली हुई है। उसके बाद हम 5वें क्रम की बात करते हैं, तो इसमें आर्मेनिया की गांठ के पश्चिम में फैली हुई उत्तर और दक्षिण की जो श्रेणियां हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो पोंटिंग और टॉरस के मध्य में जो क्षेत्र है उसे हम एशिया माइनर का पठार भी कहते हैं, और कई जगह हम इसे अनातोलिया के पठार के नाम से भी जानते हैं। तो वो इस श्रेणी में यहाँ पर स्थित है। अब पामीर की गांठ से निकलने वाला जो दूसरा क्रम है वह दक्षिण पूर्व की ओर फैला हुआ है। उसमें क्या क्या है? दक्षिण पूर्व की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी है, जो कि हम आपको कई बार बता चुके हैं, संसार की सबसे विशाल पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर 8848 मीटर्स की ऊंचाई वाला एवरेस्ट पर्वत यहाँ पे स्थित है। और ये जो क्षेत्र है ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर एक चाप की भांति है। उसका अगर मैप में आप अगर इसको देखेंगे तो इसका शेप क्या है, एक चाप की भांति जैसे आपको नज़र आएगा। और हिमालय पर्वत श्रेणियाँ, इसकी एक शाखा आसाम से होते हुए बर्मा या म्यांमार या से होती हुई पूर्वी द्वीप समूह तक भी गई है। असम में इनको हम कहते हैं गारो खासी जयंतियाँ, ये वहाँ की पहाड़ियाँ हैं और इनके नाम पे कई जनजातियाँ भी वहाँ पे है, और इसी के साथ साथ पटकोई श्रेणी भी वहाँ पर है। और म्यांमार में इनका नाम क्या है? अराकान योमा है, पीगियोमा है, तनासानिया योमा है। तो ये वाली जो श्रृंखला है ये नीचे म्यांमार की तरफ चल जाती है। अब कल की क्लास में हम इसके पूर्वी क्रम की चर्चा करेंगे कि ये पूर्वी क्रम जो है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है। इसके पहले मैं आपको एक यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने सामने मैप लेकर इस लेक्चर को सुनिए, या इसका जो मैं PDF डालूँगी तो आप ज़रूर मैप की सहायता से उसको देखिए। उससे आपको बहुत सहूलियत होगी और कई चीज़ें आपको साथ के साथ क्लियर होती जाएंगी। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये सब चीज़ों की लोकेशन मैप पे देखें। जब हम एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन करते हैं अटेम्प्ट, तो अगर साथ में हम मैप बनाते हैं तो वहाँ पे हमारे अच्छे नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैप ज्योग्राफी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, बहुत इम्पॉर्टेंट यंत्र है। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि एक बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी आपको ज़रूर मानचित्रों की सहायता लेनी चाहिए। उससे आप अपनी बात को बहुत अच्छी बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि आप मैप को बनाने की प्रैक्टिस कीजिए,
आप फ्री हैंड से मैप बना लेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम में आपका टाइम भी ख़राब नहीं होगा और आप इजीली उन मैप्स को जल्दी से बना सकेंगे। ज़्यादा स्टेंसिल्स वगैरह के चक्कर में मत रहिए। हम ये नहीं कहते कि आपका हाथ से बनाया हुआ मानचित्र जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, बट उसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। हमें अंदाज़ा लग जाता है कि आपने ये बनाने की कोशिश की है और उसमें चीज़ों को बता रहे हैं, तो इसका मतलब आपको इस चीज़ पे अच्छा कमांड है। तो अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं अपने पेपर में तो आप इस प्रकार की चीज़ों को कीजिए कि आपको ये सारी चीज़ों को यूज़ करके आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलें। आप जब भी अपना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करें, पहली बात मैप्स की सहायता लीजिए। जहाँ तक हो सके आंसर्स को पॉइंट्स में लिखिए, बहुत स्पेसिफाइड आपका काम होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखते हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिए, हेडिंग्स को अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और आपका बीए फाइनल का है, इसलिए आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें इससे आपकी परसेंटेज का इजाफ़ा होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारा पामीर का जो तीसरा क्रम है जो पूरब की तरफ फैला हुआ है उसके पर्वतों की हम बात करेंगे। थैंक यू।